नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको तत्पुरुष समास के विषय में समझाया था। आज मैं समास के आगे के भेदों के विषय में चर्चा करूंगी। तो पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला वाला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और पूर्व पद ही प्रधान होता है और बाद वाला पद संज्ञा या विशेषण होता है और इसका जो समस्त पद है वह अव्यय का ही कार्य करता है। उदाहरण के रूप में देखिए आप, आजन्म, इसमें पूर्व पद उपसर्ग है और पूर्व पद प्रधान है, बाद वाला पद संज्ञा है और यह समस्त पद अव्यय का कार्य करेगा। तो इसका विग्रह करने पर बन रहा है जन्म पर्यंत, यानी जन्म के अंत तक। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार मैं दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ, प्रतिदिन। यहाँ पर प्रति अव्यय है, यानी पूर्व पद अव्यय है और यह पूर्व पद ही प्रधान है और बाद वाला पद दिन, यह संज्ञा है। तो यह जो पूर्व पद है वह अव्यय है और पूर्व पद प्रधान है और बाद वाला पद संज्ञा है और यह समस्त पद क्रिया विशेषण, यानी समस्त पद जो है किसका कार्य करेगा? समस्त पद अव्यय का ही कार्य करेगा। अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसका विग्रह करने पर बन जाएगा प्रत्येक दिन। अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है, जैसे कि घर घर। अब यहाँ घर घर, इसका जो विग्रह करने पर बन रहा है प्रत्येक घर, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार कभी कभी संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास बनता है। कण कण, प्रत्येक कण, यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। अगला समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिस समास में दोनों पदों के मध्य में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, यानी या तो दोनों पदों के मध्य में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, नील कमल, विग्रह करने पर बन रहा है नीला है जो कमल। अब यहाँ नीला है जो कमल, नीला शब्द कमल की विशेषता बता रहा है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ नीला शब्द संज्ञा शब्द कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो कमल विशेष्य है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल विशेष्य है। तो इन दोनों पदों के मध्य में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण मैं आपको देती हूँ, चंद्रमुख। अब मैं बता दूं आपको, दोनों पदों के मध्य में या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब उपमान और उपमेय क्या है? यानी उपमान और उपमेय में जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान कहलाती है और जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमुख, अब तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। किसकी की जा रही है? मुख की। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा उपमान हो गया। और मुख, चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? मुख से की जा रही है, तो मुख उपमेय हो गया। यहाँ पर मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। दोनों पदों के मध्य में उपमान और उपमेय का संबंध है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि दोनों पदों के मध्य में उपमान और उपमेय का संबंध है। विग्रह करने पर यहाँ पर होगा चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख, विग्रह करने पर चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि पहले वाले उदाहरण में विशेषण, दोनों पदों के मध्य में विशेषण और विशेष्य का संबंध है और दूसरे वाले उदाहरण चंद्रमुख में दोनों पदों के मध्य में उपमान और उपमेय का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब मैं अगला उदाहरण समास आपको समझाती हूँ, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है।
संख्यावाचक विशेषण का कार्य करता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। देखिए जैसे कि सप्ताह, सप्ताह, अब सप्त आ यानी सप्ताह 7 दिनों का समूह, विग्रह करने पर आ रहा है 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पर सप्ताह पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। दूसरा उदाहरण चौराहा, 4 राहों का समाहार, विग्रह करने पर बन रहा है 4 राहों का समाहार। पूर्व पद संख्यावाचक है 4, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पर 9 संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, या आप कह सकते हैं जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों ही समान महत्व रखते हैं, यानी दोनों बराबर का महत्व रखते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगी, छोटा बड़ा। अब छोटा विग्रह करने पर बन रहा है छोटा और बड़ा। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों ही बराबर का महत्व रखते हैं और दोनों पदों के मध्य में और अथवा या का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो इन दोनों पदों के मध्य में और अथवा या का लोप है और विग्रह करने पर और आ गया, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, यहाँ पर या भी लगा सकते हैं, छोटा या बड़ा। अगला माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर जीवन मरण, जीवन और मरण, दोनों पदों के मध्य में और का लोप था। दोनों पद समान महत्व रखते हैं, दोनों पद बराबर महत्व रखते हैं। राजा रंक, राजा और रंक, दिन रात, दिन और रात। तो इस प्रकार जो जहाँ पर समस्त पद में दोनों पद समान महत्व रखते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यह तो थे चारों समास। अब अगले वीडियो में मैं आपको बहुप्रिय समास के विषय में बताऊंगी और अन्य समासों के अंतर बताऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।